हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने भारतीय इतिहास के परिचय को समझने का प्रयास किया था। आज उस परिचय को हम समापन की तरफ लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको पाषाण काल के बारे में बताया था और ये बताया था कि पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके अलावा इन तीनों कालों की कुछ कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। बाद में अगले अध्यायों में हम इसको डीप से करेंगे। इतिहास का जो अगला कालखंड है उसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल के बाद हम कांस्य युग पढ़ते हैं और कांस्य युग के बाद लौह युग पढ़ा जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। ताम्रपाषाण काल वह काल है जहाँ मानव ने तांबे का प्रयोग शुरू किया। अक्सर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा तांबा। ताम्रवती एक स्थान है जिसे तांबे की काफ़ी सारी खानें वहाँ से निकली हैं और तांबे के पहले प्रयोग का साक्ष्य भी वहाँ से मिलता है। इसके अलावा जो अगला काल हमारा मिलता है वो है कांस्य युग। कांस्य युग में हम हड़प्पा नाम की एक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं जो भारत की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक है। देखिए, अगर पहले गांव की बात की जाए तो इनाम गांव भारत का पहला गांव दिखता है, लेकिन अगर सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा हमारी एक सबसे पहली सभ्यता भारत में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है और इसे आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे बोस्ट्रोफेदान लिपि का पाठ कहा जाता है। इस लिपि को समझ पाना असंभव नहीं है, इस कारण से इसे आग ऐतिहासिक में रखा गया है। हमारे पास जो ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो हमें लौह युग में प्राप्त होते हैं। लौह युग की शुरुआत वैदिक साहित्य से होती है। वैदिक जैसा कि नाम से ही विदित है वेद। आपको मालूम होगा कि हमारे 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के आधार पर ही वैदिक युग शुरू होता है। इसके अलावा इसमें आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि कुछ महाकाव्यों से सम्मिलित होते हुए एक विस्तृत अध्ययन होता है। वैदिक युग के बाद 16 महाजनपद काल आता है, जहां भारत में 16 बड़े महाजनपदों का निर्माण होता है, जिनमें सबसे बड़ा जनपद मगध था। आपको अभी केवल इतना याद रखना है कि मगध का जो पहला वंश है वो हर्यक वंश है, जो कि वहाँ के सबसे महान वंशों में से एक था और बिंबिसार इसी वंश से संबंधित था। थोड़ा आगे जाने पर हम पाते हैं कि नंद वंश मिलता है हमें। नंद वंश में हम घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम चाणक्य से होते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य वंश का आरंभ करेंगे। मौर्य वंश के बाद हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जहाँ पर भारत पर कुछ छोटे छोटे विदेशी आक्रमण होंगे। और मौर्योत्तर काल के बाद हम अपनी यात्रा को गुप्त काल तक लेकर जाएंगे। ये हमारा प्राचीन भारत का कोर्स होगा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। मध्यकालीन भारत में जब गुप्त वंश का अंत हो जाएगा तो कुछ छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होगी। इन सभी राज्यों में जैसे अजमेर, कन्नौज आदि को पढ़ते हुए हम मध्यकालीन भाग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, जहाँ पर चंद मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करेगा, का प्रवेश करेंगे और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम सल्तनतकालीन व्यवस्थाओं को पढ़ते हुए मुग़ल युग में जाएंगे और मुग़लों के आगमन से लेकर और औरंगज़ेब तक के काल को पढ़ेंगे। ये हमारा मध्यकालीन भारत होगा। आधुनिक भारत हमारा विदेशी कंपनियों के आगमन से शुरू होगा। इसमें हम आगे जाकर परिवर्ती मुग़ल शासकों का वर्णन करेंगे, कुछ सन्यासी और जो अन्य विद्रोह हुए उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम 1857 की क्रांति पर अपने विचार लेंगे और इसके बाद हम जो धार्मिक सुधार आंदोलन हैं उनको करते हुए भारत के आज़ादी मूवमेंट को शुरू करेंगे, जहां हम गांधी युग को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमारा कोर्स है जिस कोर्स को हमें पढ़ना है। हम इस कक्षा में एक छोटा सा काम जरूर करेंगे कि हम हर कक्षा के 10 से 15 मिनट में कुछ जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको 1 लाइनर क्वेश्चंस कहा जाता है, हम उसका अध्ययन जरूर करेंगे। तो आज की कक्षा में भी मैं आपको कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे।
इसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया है, शायद आपको अच्छा लगे। आप सबने एक शोले मूवी ज़रूर देखी होगी। आज हम इस शोले मूवी के ही तरह से अपने कुछ क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करेंगे। गब्बर, अरे ओ रे सांभा, बता सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साहब, न्यूमिस्मैटिक्स। अरे तू तो जानी हो गया है। अच्छा, अब ये बता, जो आहत सिक्के क्या होते हैं? साहब, वो सिक्के जिन्हें किसी धातु से पीट कर उन पर एक नई परत इमेज चढ़ा दी जाती है, इमेज छाप दी जाती है, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीन काल में इन सिक्कों का प्रयोग होता था। बहुत खूब। अच्छा सांभा, अब बता कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कितनी लिपि में देखने को मिलते हैं? साहब, 4, बर्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। बहुत खूब, तू तो ज्ञानी हो गया है। अच्छा ये बता, भारत में शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? साहब, सातवाहन शासकों ने। ये भी ठीक है। चल बता, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? साहब, मुंडकोपनिषद से। बहुत खूब। अच्छा ये बता, वेद कितने हैं? साहब, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। अच्छा अब बता, पांडुलिपियाँ बनाने में किस पेड़ की छाल का प्रयोग होता है? साहब, भुर्ज पेड़ की छाल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बता। अच्छा अब बता, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? साहब, दारावही ने। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा ये बता, पहला यूनानी आक्रमण किसने किया था? साहब, सिकंदर ने। अच्छा अब बता, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? जी, मोहम्मद बिन कासिम ने। बहुत खूब, तू तो ज्ञानी है। अच्छा ये बता, भारत पर सबसे अधिक बार लूट के लिए आक्रमण किसने किया था? साहब, महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1026 ईडी तक लगा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? साहब, तराइन के युद्ध से। अच्छा, तराइन के कितने युद्ध हुए हैं जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए? साहब, 2, 1191 और 1192 में। बहुत अच्छा।